आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक मजबूत ब्रांड कैसे बनाया जा सकता है। और इससे पिछली क्लास के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रांड के एलिमेंट्स क्या होते हैं। वो 10 एलिमेंट्स हम बता चुके हैं और फिर उसमें से पहला एलिमेंट ब्रांड आइडेंटिटी के 3 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें ब्रांड नेम, लोगो और कलर पैलेट है। अगर आपने ये नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके क्लिक करें, वो लेक्चर देखें और उसके बाद इसको स्टार्ट करें ताकि कंटिन्यूटी ऑफ लेक्चर की आपको समझ आ सके। आज हम डिस्कस करेंगे 4th पॉइंट, पैकिंग एंड पैकेजिंग के बारे में। अब पैकिंग एंड पैकेजिंग को देखें तो सबसे पहले तो ये 2 लफ्ज हैं, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैकिंग का मतलब है कि जितना भी कवरिंग मटेरियल ऑफ द प्रोडक्ट, ऑल द कवरिंग मटेरियल ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड पैकिंग, जिसके अंदर गत्ते की पैकिंग आ जाती है, कवर आ जाता है, पैकेट को महफूज करना, प्रोडक्ट को महफूज करना, कस्टमर तक पहुंचाना, ये सारा वो मटेरियल जो कि कवर करता है प्रोडक्ट को, वो पैकिंग कहलाता है। लेकिन पैकेजिंग की और लेबलिंग की अगर हम बात करें तो वो डिटेल डिस्कशन में जाता है, ऑल द रिटन एंड प्रिंटेड मटेरियल ऑन योर पैकिंग। पैकिंग के ऊपर जब प्रिंटिंग एंड रिटन मटेरियल आ जाता है तो वो पैकेजिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसको समझेंगे कि उसके अंदर वो कौन कौन से पॉइंट है। जैसे कि ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने आ रही है और यहाँ पर बड़ा क्लियरली सबसे राइट साइड को हम देखें तो इंग्रेडिएंट लिस्ट आ रही है। इस इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर ये बताया जाता है, यहाँ पर ये बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो यूज किए जा चुके हैं। फिर उसके बाद नीचे न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन दी जाती है। न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन के अंदर बताया जाता है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं उनके अंदर कितनी क्वांटिटी डाली गई है पर 100 ml के अंदर, पर 100 ग्राम के तौर पे। फिर उसके नीचे देखा जाए तो यूजेज इंस्ट्रक्शंस बताई जाती हैं कि इसको कहाँ यूज करना है, इसको कहाँ रखना है, इसको खोलने के बाद कितनी देर तक ये खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। फिर नीचे देखा जाए तो मैन्युफैक्चरर डिटेल आती है, जिसमें मैन्युफैक्चरर का एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारी डिटेल आ जाती है। फिर आप लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे तो सबसे ऊपर डेट ऑफ मार्किंग, यहां पर बताया जाता है इसकी एक्सपायरी डेट के बारे में कि किस डेट से पहले पहले इसको यूज करना बेहतर रहेगा। फिर यहाँ उससे नीचे देखें प्रोडक्ट का नेम, यानी ये प्रोडक्ट क्या है और कौन से ब्रांड की है, किसके अंदर ये काम कर रहा है, ये दोनों चीजें आ जाएगी। फिर उसका नेट वेट आ जाएगा, जिसके अंदर बता दिया जाता है कि वो मटेरियल जो इसके अंदर से निकलने वाला है उसका नेट वेट कितना है। ये सारी इंफॉर्मेशन लेबलिंग से रेलेवेंट है, जो कि रिटन एंड प्रिंटेड मटेरियल है। फिर एक सीक्रेट्स ऑफ बारकोड की मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बारकोड अक्सर प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा होता है। इसके अंदर 3 तरह की इंफॉर्मेशन होती है। वो 3 तरह की इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? इसमें कंपनी प्रीफिक्स होता है, प्रोडक्ट आईडी होता है और चेक डिजिट होता है। ये तीनों चीजें क्या है, इसको मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप बात करें ना कंपनी प्रीफिक्स की, तो इसमें कंपनी के बारे में सारी डिटेल होती है कि किस कंपनी में ये प्रोडक्ट बनी है, कौन से शिफ्ट में, कौन से टाइम पे, कौन सी डेट पर ये प्रोडक्ट वहां से गुजरी है और फिर किस कंट्री के अंदर ये बनी है। ये सारे कोड कंपनी प्रीफिक्स के अंदर होते हैं। ये रहा कंपनी प्रीफिक्स। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वो प्रोडक्ट लाइन है जिसके अंदर हजारों के हिसाब से प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं एक दिन के अंदर। अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट आता है तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट लाइन पर ये डिफेक्ट है, और कैसे पता चलेगा कि कौन सी जगह से ये बोतल गुजर के आई है, और कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा बंदा था जो वहां पे खड़ा हुआ इसको चेक कर रहा था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि इसकी प्रोडक्ट की सारी क्वालिटी को मेंटेन करना है। ये सारी चीजें उसको कैसे पता लगती हैं कि जब वो प्रोडक्ट डिफेक्ट होकर वापस कंपनी में आती है तो कंपनी प्रीफिक्स के तौर पर आप बारकोड सिस्टम को जैसे लगाते हैं तो वो उसकी डेट, उसकी टाइम, वो कहाँ बनी, क्या सिलसिला हुआ, कौन सी प्रोडक्शन लाइन थी, कौन मैनेजर था, वो सारा डाटा उसका प्रोडक्ट का वहां पर आ जाता है। ये इंफॉर्मेशन कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर उसके बाद आ जाती है प्रोडक्ट आईडी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोडक्ट आईडी दूसरा सेक्शन है बारकोड का, जिसके अंदर बताया जाता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, यानी ये वाली सारी इंफॉर्मेशन होलसेलर और रिटेलर की भी है। जैसे ही वो लगाते हैं तो स्टॉक कीपिंग की सारी डिटेल उसके अंदर आ जाती है, मैन्युफैक्चरर नंबर उसके अंदर आ जाता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड उसके अंदर आ जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर उसके अंदर आ जाता है। यानी बहुत सारी चीजें ये सारी बारकोड के अंदर आ जाती है। जैसे ही आप वो लगाते हैं वो सारा डाटा रिटेलर या होलसेलर को बता देता है कि आपके पास स्टॉक में कितनी प्रोडक्ट पड़ी है, बैकएंड में कितनी निकल चुकी है, आपकी इसकी प्राइस क्या है, और उसके सॉफ्टवेयर के साथ इस चीज को अटैच कर दिया जाता है। जैसे वो बारकोड को स्कैन करते हैं वो प्राइस भी आ जाती है और स्टॉक से प्रोडक्ट माइनस भी हो जाती है। अब अगर आपने बारकोड पर आपने उस प्रोडक्ट पर एक बार लगाया हुआ है
कि अगर ये 100 से नीचे प्रोडक्ट मेरे पास रह जाए बैक एंड पे तो ऑटोमेटिकली इसका ऑर्डर प्लेस हो जाए, तो वो ऑटोमेटिक ऑर्डर प्लेस हो जाता है। अब ब्रांड बेसिकली करते पता क्या है, बड़े बड़े स्टोर्स मार्ट इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब अगर 1000 शेल्फ लगा हुआ है, उस 1000 शेल्फ पे हजारों तरह की प्रोडक्ट पड़ी है, उनको कैसे पता लगेगा कौन सी प्रोडक्ट खत्म होने वाली है नहीं। और अगर उनकी प्रोडक्ट खत्म हो जाए और उनको पता ना चले तो कस्टमर तो वहां से चले जाएगा, वो कस्टमर उनका जाया हो जाएगा। तो इसको कवर करने के लिए वो इस बारकोड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और वहां पर एक बारकोड डेडलाइन लगा देते हैं। जैसे वो डेडलाइन आती है उनके सिस्टम में वो प्रोडक्ट रेड लाइन में आना शुरू हो जाती है, जिससे उनको पता लग जाता है कि ये रीऑर्डर का टाइम है। तो यहाँ तो वो मैनेजर जो रोजाना ये देखता है कि कौन कौन जगह पे बाहर आ गया वो रीऑर्डर कर देता है। यहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट कर दिया जाता है, उस ऑटोमेटिक सिस्टम में ऑटोमेटिकली कंपनी को ऑर्डर चला जाता है, वो ऑर्डर लेकर आके शेल्फ पे प्रोडक्ट रख के इनको फिर दोबारा बारकोड में प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए। फिर बारकोड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आई थी है वो चेक डिजिट है। अब चेक डिजिट बेसिकली कैलकुलेशंस करता है। अब चेक डिजिट आपकी कुछ टेक्निकलिटीज बीच में काउंट करता है और उसको काउंट करके प्रोडक्ट के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इससे आगे हम देखेंगे। चेक डिजिट के बाद इसके अंदर आता है प्राइसिंग की डिटेल, प्राइस लिखी होती है जिसके अंदर बताया जाता है कि इसके अंदर टैक्स कितना है और इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है और टोटल प्राइस कितनी है। फिर वहां पे देखा जाए तो कस्टमर हेल्पिंग मटेरियल वहां पर मौजूद होता है। अक्सर आपने मेडिसिन निकाली हो तो उसके अंदर से एक मैनुअल निकलता है जिसके अंदर डिटेल बताई होती है कि इस मेडिसिन को कैसे यूज किया जा सकता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन उसके अंदर बताई जाती है, जिसे हम कहते हैं कस्टमर हेल्पिंग मटेरियल। अब ये सारे पॉइंट्स को अगर आप इकट्ठा करें तो वो आपकी बन जाती है पैकेजिंग। तो हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है पैकिंग और पैकेजिंग को एक अच्छा ब्रांड बिल्ड करने के लिए। अब हमने ब्रांड एलिमेंट के काफी डिटेल पॉइंट्स डिस्कस करने हैं आने वाले लेक्चर्स में। आप मुझे बताइए कि क्या आप समझते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है और आगे और टेक्निकल इंफॉर्मेशन दूं, क्योंकि मेरी 5 मिनट क्लास है लेकिन ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन देने के लिए ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो आप कमेंट्स में बताइए कि इस किस्म की चीज़ों की आपको ज़रूरत है ताकि इन लेक्चर को कंटिन्यूली मैं बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में।